हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में मौर्यन एम्पायर के चौथे भाग, मौर्य साम्राज्य के चौथे भाग, उसके फोर्थ पार्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर बात करूंगा। मौर्य कला और वास्तुकला। मेरे पिछले वीडियो में आपने जो मेरे पिछले 3 वीडियो रहे हैं उसमें आपने फर्स्ट पार्ट में मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट पार्ट में देखा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। सेकंड पार्ट में सम्राट अशोक का धम्म, उनका साम्राज्य और मौर्यन प्रशासन के बारे में। तीसरे पार्ट में आपने देखा अशोक के इंस्क्रिप्शंस, अशोक के अभिलेखों के बारे में। और इस चौथे और मौर्यन एम्पायर के अंतिम भाग में आप मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर देखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित है कि आपको लगेगा कि काफ़ी ऑथेंटिक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें रही है। इसमें मैं आपसे मौर्यों की जो स्तंभ कला थी, जो पिलर आर्ट, स्तूप आर्ट, केव आर्ट और उनकी जो कोर्ट आर्ट थी, दरबारी कला थी, उन पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस मौर्यन एम्पायर के चौथे भाग मौर्य कला और वास्तुकला पर। ये आप देखें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। बिफोर द मौर्यन एरा, wood, mud bricks, grass and straw etc. were used to make artist objects. For this reason we do not get these things today. कहा गया कि मौर्य युग के पहले लकड़ी, कच्ची ईंटें और घास फूस से चीजें बनाई जाती थी। कला में इन चीजों का उपयोग होता था। फॉर दिस रीजन वी डू नॉट गेट दिस थिंग्स टुडे। इस कारण से आज हमें वो चीजें प्राप्त नहीं होती। मौर्यों के पहले की कोई भी कला हमें नहीं मिलती है, उसके रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मौर्यन एरा that stone was used for the first time in the field of art. मौर्य युग में पहली बार कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग किया गया। As a result of which the art effects became permanent. इसका परिणाम क्या हुआ कि कला स्थायी रूप से दिखने लगी, कला का स्थायी हो गई और आज भी हमें उसके रिमेन्स मिलते हैं। ग्रीक राइटर्स गेव डिटेल्स ऑफ द कैपिटल पाटलिपुत्र। जैसा आप देखें कि यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र का, राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का जिक्र किया है। एंड इट्स ग्रैंड पैलेस लोकेटेड देयर। और पाटलिपुत्र के इस एरिया का बड़ा अच्छा जिक्र किया है। और आप देखें राजधानी पाटलिपुत्र और उसके वहाँ का जो एक भव्य राजप्रासाद था, उसके बारे में स्ट्रैबो ने जो वर्णन किया है, यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने जो बातें कही हैं, वो लिखते हैं कि पॉलीबोथ्रा पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। ये समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई बनी थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाढ़ छोड़ने के लिए, यानी तीर छोड़ने के लिए होल बनाए गए थे। और इस दीवार में 64 गेट्स, 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे और 570 वॉच टावर बने हुए थे। स्टूडेंट्स, इस तरह से स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है और मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ बताया है। मेड इन बुलंदी बाग and Kumrahar near Patna remains of her wooden buildings have come to light during excavations. बुलंदी बाग और कुमराहार, ये दोनों पटना के नजदीक बुलंदी बाग है और कुमराहार है। और यहाँ से वुडन बिल्डिंग्स, लकड़ी की इमारतों के खुदाई के समय लकड़ी की इमारतों के कुछ अवशेष मिलते हैं। लाइट देम क्रेडिट फॉर विनिंग इट इन गोस मिस्टर स्पूनर। और इनको खोजने का श्रेय, इनको डिस्कवर करने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग टू सिटी वॉल्स रिमेन्स। बुलंदी बाग से सिटी वॉल्स, नगर की दीवार के कुछ रिमेन्स, कुछ अवशेष मिले हैं। और रिमेन्स ऑफ रॉयल पैलेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुमराहार। और कुमराहार से
पाटलिपुत्र के राज दरबार के अवशेष मिले हैं। अब ध्यान रखिएगा, बुलंदी बाग से ये संभवतः बुलंदी बाग का एक फिगर है जहां पर दीवालों के चित्र मिले हैं, और ये रॉयल पैलेस, ये मौर्यों के राज दरबार का एक फिगर है, एक चित्र है जहां पर ये देखें लकड़ी के अवशेष, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे मिले हैं, और कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो राज दरबार था वो लकड़ी का बना हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के राजमहल को सुगांग महल के नाम से जाना जाता था, सुगांग महल। और कहते हैं शायद पैरट्स, तोतों की अधिकता के कारण इसे सुगांग महल कहा जाता था। जो भी हो, आगे देखते हैं। पिलर्स, मौर्यों का जो मुख्य कला है वो पिलर में, उनके स्तंभों में दिखाई देती है। ऑल द पिलर्स आर शाइनिंग, टॉल, शेपली एंड मोनोलिथिक मेड ऑफ अ सिंगल स्टोन। पूरे जितने पिलर हैं वो सब बहुत ही काफी चमकदार, लंबे, एक शेप में, और मोनोलिथिक है, एकाश्मक है, एक ही पत्थर पर बनाए गए हैं। दिस बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और नीचे से ऊपर को पतले होते चले गए हैं। जैसे आप ये देखें, ये नीचे से अगर इनकी मोटाई इतनी है तो नीचे से वो ऊपर को धीरे धीरे पतले होते चले गए हैं। ये पिलर इस रूप में है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पिलर का ये शेप, ये शाइनिंग, ये जो आकार है, ये ईरान से लिया गया है, ये पारसी पद्धति पर बनाए गए हैं। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया है कि इनमें पारसी पद्धति नहीं, बल्कि ये भारतीय परंपरा से ही बनाए गए हैं। क्योंकि कुछ मैंने उस चीजें यहाँ पर नहीं दी हैं। ईरानी और पारसी यानी ईरानी और भारतीय पिलर की अगर तुलना की जाए तो काफी कुछ दिखता है कि शायद ये भारतीय परंपरा के होंगे, दोनों में अंतर दिखता है। ईरानी पिलर अलग अलग गड़ारीदार हैं, यानी गोल आकार के हैं, और अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है, ऐसे ही चिनाई करके बनाया गया है पत्थरों को, ऐसे से पत्थरों को चिनाई करके एक दूसरे पर रख के बनाया गया है। भारतीय पिलर बिल्कुल एक आश्मक है, मोनोलिथिक है, और इस तरह से कई अंतर उनमें मिलते हैं। हम भारतीय पिलर की बात करें, अशोक के पिलर की बात करें, तो देखें इसमें क्या क्या होता था। एक तो शाफ्ट है, जो जिसे ये शाफ्ट, जिसे नंबर 1 इसको यष्टि कहा जाता था, इस पूरे हिस्से को यष्ट या शाफ्ट कहा जाता है। दूसरा है कैपिटल, ये कैपिटल है, ये हिस्सा कैपिटल यानी लोटस या बेल शेप, उल्टे घंटे या उल्टे कमल की आकृति का ये बना हुआ है। और तीसरा है अबेकस, ये रेक्टेंगुलर में या सर्कुलर में बना हुआ है, ये अबेकस है, ये कहीं कहीं रेक्टेंगुलर है और कहीं कहीं ये सर्कुलर में ऐसे बना हुआ है। और सभी स्तंभों में इसके ऊपर फिगर बने हुए हैं, एनिमल के चित्र बने हुए हैं, एनिमल के एक मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे आप इस फिगर में देखें, एक शेर बना हुआ है, सारनाथ में 4 शेर बने हुए हैं, 4 सिंह बने हुए हैं, कहीं कहीं पर वृषभ है, सांड बना हुआ है, किसी किसी पर गरुड़ की आकृति बताई जाती है, किसी किसी पर घोड़े की आकृति है, किसी पर हाथी की आकृति है। इस तरह से अलग अलग फिगर बनाए गए हैं। तो ये पिलर का एक रूप है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द बेस ऑफ द पिलर्स इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। ये पूरे बेस ऑफ द पिलर्स इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन, पूरे एक पत्थर, एक देखें एक फिगर यहाँ पूरा मैंने दिया है, ये पिलर पूरा सिंगल स्टोन बने हुए हैं। देयर इज सच अ फाइन पॉलिश ऑन दिस दैट इवन टुडे दे शाइन लाइक शेयर। और कहते हैं इस पर इतनी चमकदार पॉलिश की गई है कि आज भी पॉलिश उतनी ही चमकती है, और देखने वालों का मानना है, विदेशी इतिहासकारों ने माना है कि इससे नजरें नहीं मिलाई जा सकती हैं, इस पर इतनी चमक है, इतनी शाइनिंग है। ऑल दोज पिलर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन देमसेल्व्स एंड आर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई विदाउट एनी सपोर्ट। ये सारे पिलर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूरे खुले में खड़े हुए हैं, इन देमसेल्व्स एंड आर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, पूरे पिलर ऐसे ही खुले में लगे हुए हैं। ऑल आर मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, और सारे पिलर ये चुनार के बलुए पत्थर से बने हुए हैं। चुनार मध्य प्रदेश में जगह है, चुनार के बलुए पत्थर से, और इतिहासकारों का मानना है कि शायद चुनार बलुए पत्थर की एक फैक्ट्री रही होगी, और सारे पत्थर वहीं से इंपोर्ट किए जाते, वहीं से मंगाए जाते रहे होंगे। द लेंथ ऑफ द पिलर्स इज 35 to 50 फीट। इनकी लंबाई पिलर की 35 से 35 फीट लगभग मानी जाती है।
एंड द वेट ऑफ ईच इज अबाउट 50 टन्स, और इनका वजन 50 टन के लगभग बताया गया है। 50 टन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे रहा होगा, उठाकर रखने की व्यवस्था क्या रही होगी, कैसे ये चुनार मध्य प्रदेश से पेशावर शहबाजगढ़ी तक पहुंचाए गए, मास्की हैदराबाद तक पहुंचाए गए दक्षिण भारत में। उस समय की टेक्निक क्या थी, क्या परंपरा थी, कैसा एक वैज्ञानिकता कैसी थी, कैसा एक ट्रांसपोर्ट परिवहन सिस्टम था, इतने भारी इतने बड़े बड़े पिलर्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए गए। ये आज भी एक सोचने वाली बात है, आज भी इस पर एक रिसर्च करने वाली बात है। आगे देखें, मैंने यहाँ पर ये सारनाथ का जो पिलर है उसको यहाँ पर दिया है, उसकी फिगर को। द लाइन फिगर ऑफ द पिलर ऑफ सारनाथ, सारनाथ के स्तंभ पर शेर का चित्र बना हुआ है, इज द बेस्ट अमंग द पिलर कैपिटल्स, और ये किसी भी पिलर का सबसे सर्वोत्तम पिलर कैपिटल्स है ये। ऑन द पैनल 4 लिविंग लाइन्स, इसके पैनल, इसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, सिटिंग फॉर्मली बैक टू बैक, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, एंड फेसिंग ऑल 4 डायरेक्शन, और वो चारों शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और कहते हैं कि इसके ऊपर, इन चारों शेरों के ऊपर महाधर्म चक्र, एक बड़ा सा चक्र रखा हुआ था, was installed on the heads of the lions which originally had 32 spokes। कहते हैं कि 32 तीलियों वाला एक धर्म चक्र इसके ऊपर रखा हुआ था, और ये धर्म चक्र शक्ति पर अशोक के धम्म की विजय का प्रतीक था माना जाता है। और कहा जाता है कि चारों शेर अशोक के एक धर्म के रूप में चारों दिशाओं में देखने के प्रतीक थे। ऑन द पैनल बिलो द लायंस, शेरों के नीचे के पैनल में जो एक अबेकस बना हुआ है, यहाँ पर देयर आर 4 चक्र। ये आप देखें, चारों दिशाओं में ऐसे छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं, जो आज भी अपने जो तिरंगा, भारत का जो तिरंगा झंडा है, जो फ्लैग है, उसमें ये इसको प्रयोग किया गया है। एक भारतीय चिन्ह के रूप में, भारतीय निशान के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। ये चारों दिशाओं में चक्र बने हैं, ऑल 4 डायरेक्शंस व्हिच आर सिंबल्स ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन, और कहा जाता है कि अशोक के धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक थे। साथ ही ऑन दिस फिगर्स ऑफ 4 एनिमल्स, और इन पर 4 जानवरों के चित्र भी बने हुए हैं। इन्हीं पर जैसे देखें, एलिफेंट बना हुआ, यहाँ पर सामने 2 दिखाई दे रहे हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लायन। आप यहाँ पर देखें कि एक ये बुल का फिगर है, ये हॉर्स का फिगर है, और इसके पीछे की तरफ ये एलिफेंट और हॉर्स बना हुआ है। इंग्रेव्ड व्हिच आर शोन इन मूविंग स्टेट, और ये चारों जानवरों के जो ये मूर्तियां हैं, ये जो फिगर हैं, ये चलती हुई दिशा में दिखाई गई, चलती हुई स्थिति में। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये अशोक के एक प्रगति का प्रतीक थे, और इन सिंबल्स को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में माना है। कुछ ने इनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं का प्रतीक माना है, कुछ ने महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके जीवन से जोड़ा है। सबकी अलग अलग अपनी धारणाएं हैं। आगे देखें, एक ये यहाँ पर मैंने एक फोटो दी है, ऑथेंटिक फोटो है ये, अशोकन लाइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ एक्सकर्जन 1905 में जब सारनाथ, बनारस के पास सारनाथ की जब खुदाई हुई थी, तो ये लाइन कैपिटल यहाँ से निकला था। जो मैंने पीछे चित्र दिया था, पिक्चर दिया था, वो ये है जब उस समय ये खुदाई में प्राप्त हुआ था। ये देखें, और शायद ये धर्मचक्र जैसा रूप एक रहा होगा जो ऊपर था। वैसे तो ये तीलियों वाला नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे ही कोई धर्मचक्र रहा होगा। यहाँ पर देखें, एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी, एक मूर्ति भी यहाँ से मिली है, और ये पूरा एक रिमेन्स है, पूरे खंडहर हैं जो यहाँ पर खुदाई में अलग अलग पिलर्स के, टूटे पिलर्स के मिले हैं। कुछ छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं, ये आप देख सकते हैं खुदाई में, ये अलग अलग सी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सी चीजें यहाँ से मिली हैं, और लगभग ये सभी चीजें आज भी सारनाथ म्यूजियम में, सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई हैं, सुरक्षित रखी गई हैं। आप जब भी जाएं वहां पर इन सब को आसानी से देख सकते हैं। और ये सिंबल आज अपनी भारतीयता का प्रतीक है, भारतीय चिन्ह का अपना एक सिंबल है, एक इंडियन फ्लैग सिंबल है, भारतीय अपने भारत का एक गौरव प्रतीक बना हुआ है ये। आगे देखें, स्तूप्स, पिलर आर्ट के बाद आप स्तूप्स आर्ट देखें। द स्तूपास ऑफ मॉडर्न पीरियड वर मेड ऑफ ब्रिक्स, मौर्य काल के जो स्तूप हैं वो ईंटों के बनाए गए थे। 4 टाइप्स ऑफ स्तूपास हैव बीन डिस्क्राइब्ड, स्तूप 4 प्रकार के बताए गए हैं।
स्तूप का मतलब होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, ये चैत्य से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है थूहा, ढेर। और कहा जाता है वैदिक समय से ये इसका प्रचलन था कि जहां पर जब मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता था और उन्हें मिट्टी से ढक करके एक ऊंचा सा ढेर, थोड़ा ऊंचा सा ढेर बना दिया जाता था। उस चिता के ऊपर बनाए जाने के कारण से चैत्य कहा गया और आगे इसी पर चल करके उस ढेर को, मिट्टी के ढेर को ईंटों से ढका जाने लगा, फिर आगे चल करके पत्थरों से, और फिर वो बड़े बड़े बनाए जाने लगे और उनके ऊपर फिर उस अस्थि या जो भी एक सिंबल थे, जो भी प्रतीक चिन्ह थे, उस पर रखे जाने लगा, इसको हर्मिका कहा जाता था। इस तरह से स्तूप, चैत्य से स्तूप का विकास हुआ। मौर्य टाइम में ईंटों के स्तूप बनाए गए और कहते हैं 4 प्रकार के स्तूप बनाए जाते थे। पहले फिजिकल, शारीरिक, पारिभौमिक, उद्देशिक और संकल्पित। शारीरिक जो होते थे उसमें these includes bones of Buddha and his main disciples their various body parts, teeth, nails, hair आदि। शारीरिक प्रकार के स्तूप में महात्मा बुद्ध की अस्थियां या उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थी, या उनके शरीर का कोई भाग जैसे दांत है, नाखून है, बाल हैं आदि, ये सब हर्मिका में सुरक्षित रखे जाते थे। दूसरे पारिभौमिक, इन दीज आइटम्स यूज्ड बाय बुद्धा, इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग किए गए चिन्हों को रखा जाता था, जैसे बाउल है, उनका भिक्षा पात्र, उनकी चरण पादुका, उनका आसन, ये सब रखे जाते थे। उद्देशिक में इंक्लूड दोज स्तूप्स व्हिच आर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो स्मृतियां हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ, और ये महात्मा बुद्ध का बोध गया जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उस मेमोरी स्थल पर, उस पवित्र स्थल पर जो स्तूप बनाए जाते थे उनको उद्देशिक कहा गया। और चौथा है संकल्पित। दीज वेयर ऑफ स्मॉल साइज, ये छोटे छोटे बनते थे, इंस्टॉल्ड बाय डिवोटीज ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स। महात्मा बुद्ध के पवित्र स्थलों पर ये छोटे छोटे स्तूप उन भक्तों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा बनवाया जाता था। इसको संकल्पित कहा गया। द इनिशियल फॉर्म ऑफ स्तूपा हेमिस्फेरिकल, ये अर्धगोलाकार बनाए जाते थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन गिव्स क्रेडिट टू अशोका फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूप्स। बुद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता मानती है। द ग्रुप ऑफ स्तूपा ऑफ सांची इज फेमस अमंग द अर्ली स्तूपास। और महात्मा अशोक के समय के, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के जो मशहूर स्तूप हैं वो सांची के स्तूप माने जाते हैं। पूरा एक समूह है स्तूपों का, सांची के स्तूप माने जाते हैं। ये आप देखें पार्ट्स ऑफ स्तूप, स्तूपों की, स्तूप आर्ट के बारे में, स्तूप के कौन कौन से पार्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। एक फिगर भी है, इसको आसानी से समझ लें। पहला है अंड। इन दिस एन इन्वर्टेड बाउल शेप्ड स्पिट इज मेड ऑन अ प्लेटफॉर्म मेधी व्हिच इज कॉल्ड अंड। मेधी के ऊपर यानी बेस के ऊपर जो एक उल्टे कटोरे की आकृति का बनाया जाता था, ये आप देखें उल्टे कटोरे की आकृति का जो बनाया जाता था, इसको अंड कहा जाता है। ये देखें अंड इसको कहा गया। नेक्स्ट देखें हर्मिका। द टॉप ऑफ द स्तूप वाज फ्लैट एट द एंड ऑन व्हिच अ मेटल वेसल वाज प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड हर्मिका देव सदन। ये देखें, ये ऊपर के हिस्से में ये हर्मिका है और ये सबसे स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता था, इसीलिए इसको बौद्ध ग्रंथों में देव सदन कहा गया है। यहीं पर इसी हर्मिका पर ही, हर्मिका के भीतर ही वो प्रतीक चिन्ह, दांत या बाल या अस्थियां रखी जाती थी, इसीलिए सबसे पवित्र कहा गया है इसको, हर्मिका को। तीसरा देखें यष्टि। यष्टि वाज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ हर्मिका। एक हर्मिका के बीचों बीच एक ये छड़ लगाई जाती थी, उसको यष्टि कहा जाता था। और छत्रास, 3 छत्रास वी आर प्लेस्ड ऑन द अपर एंड ऑफ यष्टि। यष्टि के ऊपरी हिस्से में ये 3 प्रकार के छत्र लगाए जाते थे। ये देखें आप, 3 प्रकार के छत्र, ये छत्रावली लगाई जाती थी। और कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है ये कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के प्रतीक हैं ये छत्र। वेदिका। The stoop was surrounded by a fence or wall from all sides. This is called वेदिका या रेलिंग। स्तूप के चारों ओर जो घेरा एक बनाया जाता था उसे रेलिंग कहा गया। रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। वेदिका। आगे चलकर इस वेदिका में बड़े बड़े आर्ट होने लगे। नेक्स्ट
आप देखें प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा मार्ग, ये वेदिका थी। ये आप वेदिका देखें, वेदिका यहाँ भी बनती थी, वेदिका आगे चल करके नीचे मेध में बनने लगी थी। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्तूप एंड द वेदिका, वेदिका के और स्तूप के बीच में जो खाली भाग होता था, ये आप देखें खाली भाग, ये प्रदक्षिणा पथ होता था, स्तूप की परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता था। और तोरण द्वार, आगे चल करके तोरण द्वार यानी मुख्य गेट बनाए जाने लगे, एंट्रेंस गेट, तोरण द्वार वर मेड इन ऑल फोर डायरेक्शन ऑफ द वेदिका। और आगे चल करके वेदिका के चारों ओर ये बड़े बड़े गेट, एंट्री गेट बनाए जाने लगे, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता था, यानी मुख्य गेट कहा जाता था। और इन तोरण द्वार की इतनी आर्ट होती थी कि आगे चलकर वेदिका, तोरण द्वार इतने आर्टफुल होते थे कि देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बारीक कला इस पर की जाती थी, वो आज भी काफी कुछ सुरक्षित है। आगे देखें तोरण द्वार, ये मैंने यहाँ पर तोरण द्वार का एक फिगर दिया है। एंट्रेंस गेट, तोरण द्वार वर मेड इन ऑल फोर डायरेक्शंस ऑफ वेदिका। उस वेदिका यानी रेलिंग के चारों ओर द्वार बनाए जाते थे, गेट, उसे तोरण द्वार कहा जाता था। और ये देखें आप आर्ट, तोरण द्वार के आर्ट देखें, ये कैसे कैसे हाथी के फिगर हैं, ये अप्सराओं के फिगर कह सकते हैं इनको, जो चित्र बने हुए हैं, और कितने फिगर, कितने टाइप के फिगर, और ये कितनी महीन आर्ट, कितनी सॉफ्ट बारीक आर्ट इसमें की गई है। ऊपर ये देखें सारे फिगर, यानी पूरा पिलर ये कला से भरा हुआ, आप देख रहे हैं पूरा पिलर आर्ट से भरा हुआ, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो आर्ट जिसमें ना हो। और ये रेलिंग है, रेलिंग के सामने ये गेट बना हुआ है, पूरा पिलर आर्ट से भरा हुआ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये सांची का एक मुख्य द्वार है, सांची का तोरण द्वार है ये फिगर। इसे आप देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कला कितनी अद्भुत रही होगी। नेक्स्ट देखें आप, स्तूपास ऑफ सांची, ये पूरा सांची का स्तूप है, ये आप जिसकी बात हो रही थी सांची का महास्तूप, ये इसी का तोरण द्वार है जो मैंने पीछे आपको भी दिखाया है। सांची हिल इज लोकेटेड नियर द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ विदिशा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा है, वहीं पर सांची की पहाड़ी है। जनरल रायलेट फर्स्ट डिस्कवर द मॉन्यूमेंट्स हियर इन 18 एडी, 1818 ईस्वी में जनरल रायलेट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इन 1888 मेजर कोल गॉट द फॉरेस्ट एबव द हिल क्लियर्ड, और 1888 ईस्वी में मेजर कोल ने वहां के जंगलों को साफ करा करके, उस विदिशा के जंगलों को साफ करा करके उन स्तूपों को दुनिया के सामने दिखाया। अकॉर्डिंग टू मार्शल के अनुसार, इसके पहले एक लाइन देखें, जब जंगल पूरा साफ हुआ दिखाई दिया, वन बिग एंड टू स्मॉल स्तूपास हैव बीन फाउंड हियर, वहां पर एक बड़ा और दो छोटे छोटे स्तूप मिले। अकॉर्डिंग टू मार्शल के अनुसार जो बड़ा था उसे महास्तूप कहा गया, was built during the reign of अशोका, और ये अशोक के शासनकाल में बना था। ये देखें आप, ये महास्तूप है और अशोक के शासनकाल में ये बना था, लेकिन अशोक के शासनकाल में ईंटों का बनवाया गया था। आगे चल करके शुंगों और सातवाहनों के काल तक ये पत्थरों से ढक दिया गया। रेलिंग और तोरण द्वार भी आगे चल करके बनाए गए। इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये नीचे देखें लिखा हुआ है, ये ईंटों से बनाया गया था। विद वुडन रेलिंग्स, और इन पर रेलिंग लकड़ी की थी। मौर्य काल में ईंटों का स्तूप बना हुआ था, महास्तूप, और रेलिंग लकड़ी की बनाई गई थी, इसीलिए वो रेलिंग मिल नहीं सकी है। आज अशोक के काल के रिमेंस में वो रेलिंग नहीं मिली है। आगे चलकर जब पत्थर की गई शुंग पीरियड है उसके बाद, तब फिर उसी के पार्ट हमको मिले, हमें रिमेंस में मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद अशोक ने और दो जगह स्तूप बनवाए। एक धर्मराजिका स्तूप लोकेटेड एट सारनाथ, सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप, और तक्षशिला का स्तूप अशोक ने ही बनवाए। अशोक के शासनकाल में ही सांची के बाद सारनाथ का धर्मराजिका और तक्षशिला का स्तूप अशोक के शासनकाल में ही बनवाए गए थे। आगे देखें, केव आर्किटेक्चर, गुहा कला। इन द मौर्यन एरा द आर्ट ऑफ मेकिंग बाय कटिंग माउंटेन केव्स वाज फुली डेवलप्ड। मौर्य काल में पत्थरों को, पहाड़ों को काट करके जो आर्ट की जाती थी, जो गुफाएं बनाई जाती थी, उनका भी पूर्ण विकास शुरू हो गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ, अशोक और उसके पौत्र, या कुछ इतिहासकार मानते हो उनका अशोक का पुत्र था दशरथ, हाउसेस फॉर लिवलीहुड वेयर बिल्ट बाय कटिंग द हिल्स ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में अशोक और दशरथ ने काट करके गुफाएं बनवाई थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, अशोक के समय में
एमंग द केव्स ऑफ बराबर हिल, बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनवाई गई उन्हें सुदामा केव, सुदामा गुफा और कर्ण चौपर केव आर द मोस्ट फेमस केव्स। सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा अशोक के समय की बनवाई बहुत मशहूर हुई। और पीछे मैंने वीडियो में बताया था कि ये आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने दान करने के लिए बनाया था, आजीविकों का निवास स्थान के रूप में ये दान कर दिया था। The first one was constructed by Ashoka in the 12th year. Sudama cave को अशोक ने अपने शासन के 12वें साल में बनवाया था of his reign, and the second one was the constructed in the 19th year. और दूसरी जो कर्ण चौपर गुफा है इसे अशोक ने अपने शासन के 19वें साल में इसको बनवाया था। Among the caves built during the time of दशरथ, दशरथ के समय में भी जो गुफाएं बनवाई गई, the named cave named लोमश ऋषि is notable. लोमश ऋषि नाम से गुफा मशहूर हुई। This is the most famous cave of the Barabar group, whose architecture was designed by Sudama. और ये बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा थी, लोमश ऋषि गुफा है, और ये सुदामा गुफा के बराबर की कला इसमें भी मिलती है। ये पहाड़ियां हैं, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों का एक फिगर है ये, और उनमें इसी तरह के ये गुफाएं अंदर काट करके बनवाई गई। और एक गुफा का एक मेन गेट है जो आर्ट दिख रहा है, रिमेन्स जो दिख रहे हैं, ये उसका एक फिगर है, यहाँ पर इसी गुफा के मेन गेट का फिगर है। और अंदर एक बड़ी गुफा है, और अशोक ने इसे आजीविकों को रहने के लिए निवास स्थान के रूप में बनवा करके दान कर दिया था। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये रहा मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें स्तंभ कला, स्तूप कला, गुहा कला के साथ साथ मैंने पाटलिपुत्र के बुलंदी बाग और कुमराहार के भी रिमेन्स आपको, वहाँ के खंडहरों के पिक्चर दिखाया। निश्चित है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको मौर्यन कला और वास्तुकला पर काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वैल्यूएबल है और ऑथेंटिक है, एक रिसर्च इन्फॉर्मेशन है ये। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसे देखें, पढ़ें, समझें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को आपको, ये मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं अपने नए नए वीडियो के साथ आपसे सबसे पहले मुलाकात कर सकूँ, सबसे पहले मिल सकूँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।